हाय, आई एम नितिन। तो आज हम लोग स्विफ्ट लैंग्वेज में यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। पहले भाग में आता है लैंग्वेज, जैसे कि उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स, क्लास एंड इनहेरिटेंस, कलेक्शंस, लूप्स। और एच डी के लेसन में जैसे कि एक्स कोड में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे कि ईवाई किट क्या होता है पहले, उसके बाद अपने डाटा को डिस्प्ले करना सीखेंगे, उसके बाद कंट्रोल इन एक्शन देखेंगे, और उसके बाद ऑटो लेआउट एंड स्टैक व्यूज देखेंगे। ठीक। और इस वाले यूनिट में बेसिकली हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोटोटाइप हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं की नोट का यूज़ करके। ठीक। की नोट एक ऐप है जो कि आप लोग ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी से हम लोग इस वाले यूनिट 2 में ही हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे यूज करना है हमें की नोट का प्रोटोटाइप बनाने में अपने ऐप का। ठीक। और हम लोग मैपिंग करना भी सीखेंगे कि मैपिंग कैसे करना है हमारे ऐप के आर्किटेक्चर को। ठीक। और हम लोग क्या इससे सीखेंगे, बेसिकली प्रोटोटाइप ही सीखेंगे और उसका आर्किटेक्चर यानी मैपिंग। ठीक। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप होता क्या है। बेसिकली प्रोटोटाइप इज़ अ फेक वर्जन ऑफ योर ऐप। ठीक। वो एक फेक वर्जन होता है, वो प्रॉपर कोड से नहीं बनता है, बस एक प्रोटोटाइप होता है जो कि कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें वो विजुअली रिप्रेजेंट करता है आपको, ऐप को। ठीक। और मैपिंग क्या होती है? मैपिंग बेसिकली वो होती है कि नेविगेशन होता है, बेसिकली कि आपके ऐप में होम पेज है और बैक का बटन है तो वो बैक ले जाएगा। अगर आपके ऐप में जितने भी बटन्स हैं वो कहाँ नेविगेट कर रहे हैं, जितने भी फीचर्स हैं, उसके बाद अगर कोई यूज़र है उसको यूज़ कर रहा है तो नेक्स्ट उसका कौन सा ईवाई खुलेगा, कौन सा इंटरफेस खुलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग मैपिंग में देखते हैं। एक दूसरे को मैप करते हैं कि अगला इंटरफेस क्या होगा। एक वर्क फ्लो बनाते हैं बेसिकली। और एक डिज़ाइन प्रिंसिपल का मैंने वीडियो देखा था, ऐप एप्पल का ही था, तो मैं लिंक दे दूँगा, आप भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो था। उसके अंदर ये कुछ की पॉइंट्स थे जो कि मैंने नोट्स किए थे। आप वो वीडियो देखिएगा, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिएगा उससे। बट आप ये की पॉइंट है जिसके थ्रू भी आप लोग समझ सकते हैं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक। तो मेनली जो हमारा वीडियो डेडिकेटेड है स्ट्रिंग्स, उस पर आते हैं कि स्ट्रिंग होता गया। बेसिकली स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। डिक्लेरेशन देखेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कैसे करेंगे वो देखेंगे, और इंसर्ट और रिमूव करना सीखेंगे वैल्यू को। ठीक। और इस चैप्टर स्ट्रिंग में हम लोग जो भी वोकैब यूज़ करने वाले हैं, वहाँ यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने दे रखे हैं जो कि आपको आसानी होगी बाद में समझने में कि केस सेंसिटिव क्या होता है, कॉन्केटेशन क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, एस्केप कैरेक्टर क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक। तो केस सेंसिटिव बेसिकली वो होता है कि कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, तो वो है ए ही, बट वो केस सेंसिटिव है। दोनों का स्काई वैल्यू या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें यूनिकोड होता है, तो दोनों का अलग अलग होता है यूनिकोड। ठीक। तो वो दोनों केस सेंसिटिव है। एक कैपिटल ए ले लो आप और एक स्मॉल ए ले लो, दोनों का जो यूनिकोड होगा दोनों अलग अलग होगा। ठीक। तो ये दोनों कभी एक नहीं होंगे, इसलिए हम लोग इसको केस सेंसिटिव कहते हैं। ठीक। और कॉन्केटनेशन में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को ऐड कैसे करना है दूसरे स्ट्रिंग के साथ। इक्वलिटी में देखेंगे कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। एस्केप कैरेक्टर ये तो बहुत आप हर जगह ही यूज करोगे,
बैकस्लैश का। इसका यूज हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कैसे किया जाता है। इंडेक्सिंग वही हो गया कि आपने कोई वो स्ट्रिंग लिया, मान लीजिए नेम ही है अमन, सॉरी मेरा ये इस पे लिखने का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है भाई, बट ऐसा आपके पास स्ट्रिंग है और इसका जो आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। 0 1 2, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो ये सारी जो ये नंबर्स आप एक ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एक दूसरे को देते जाते हैं, वही इंडेक्सिंग हो गया, ठीक। और रेंज क्या होता है? रेंज बेसिकली सेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक आपके पास नंबर है, तो रेंज जो होगा 1 to 10 होगा, ठीक। इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे और इसका जो रेंज डिफाइन होगा वो होगा 1 to 10, ठीक। मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा, इसी को रेंज कहेंगे हम लोग। तो ये हो गया बेसिक वोकैब। और एक दो वर्ड हैं वोकैब में, जैसे कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को ही कॉल करते हैं पूरे स्ट्रिंग में, ठीक। वो देखेंगे, इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में देखेंगे वीडियो में। सब स्ट्रिंग क्या होता है? वो स्ट्रिंग का ही एक छोटा सा पार्ट सब स्ट्रिंग होता है, ठीक। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग पूरा है और एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने उठा लिया, उसी को सब स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक। पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, ओके। यूनिकोड क्या होता है? द यूनिकोड स्टैंडर्ड डिफाइन अ वे टू रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एनी करेक्टर ऑफ एनी लैंग्वेज इन अ कंसिस्टेंट वे, ठीक। जितने भी लैंग्वेज में जितने सारे सिंबल्स हो गए, सिंबल्स कह लीजिए, अल्फ़ाबेट कह लीजिए, इमोजीज कह लीजिए, वो सारे का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है जो कि एक कमिटी डिफाइन करता है, वो होता है यूनिकोड की कमिटी, ठीक। लिटरल इज अ टाइप और इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू कोड विथ नो इनिशियलाइजर। बेसिकली आप स्ट्रिंग लिटरल की बात कीजिए करें तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे वो सारे स्ट्रिंग होंगे, ठीक। तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल हो गया, ठीक। डायरेक्ट वैल्यू, ऐसा आप अगर सिंपली समझा जाए कि लिटरल क्या होता है, तो बेसिकली वो रॉ वैल्यू होते हैं, ठीक। अ लिटरल स्ट्रिंग वुड बी हेलो एंड अ लिटरल एरे वुड बी 1 2 3 एरे के अंदर। बेसिकली वो विदाउट वेरिएबल डायरेक्ट जो हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, उसी को लिटरल कहते हैं, ठीक। और नॉन लिटरल स्ट्रिंग माइट बी इनिशियलाइज्ड विथ स्ट्रिंग और पैरेंथेसिस, ठीक। ये हो गया नॉन लिटरल, ठीक। और तो आई थिंक इतना ही है स्ट्रिंग में, तो इतना ही हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे नया नया, जो कि आपको शुरू में ही मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया थोड़ा बहुत आपको पूरे वीडियो के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्विफ्ट स्ट्रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रिंग टाइप। स्विफ्ट में जो स्ट्रिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप से, ठीक। एंड द मोस्ट कॉमन वे टू डिफाइन इट वन यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज होता है स्ट्रिंग का डिफाइन करने का, वो होता है स्ट्रिंग लिटरल यूज करके। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है कि डबल कोट के अंदर हम लोगों ने जो भी लिखा वो स्ट्रिंग लिटरल हो गया, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो डायरेक्ट स्ट्रिंग लिटरल होगा और वहीं पे वो डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लेट ग्रीटिंग, ठीक, और डबल कोट के अंदर हमने हेलो लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप तो बताया ही नहीं कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो अगर हम लोगों ने डबल कोटेशन लगा दिया, ठीक, तो स्विफ्ट जो है वो इसको एज अ स्ट्रिंग ही बाय डिफ़ॉल्ट ट्रीट करेगा, ठीक। तो सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट कॉमन वे जो है डिफाइन करने का स्ट्रिंग का, वो होता है स्ट्रिंग लिटरल का, ठीक। कि डायरेक्ट हम लोगों ने डबल कोटेशन लगाया और स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पास कर दी। तो ये एक हम लोगों ने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, ठीक।
और एक अदर ग्रीटिंग लिया सैल्यूटेशन, ठीक। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एक लेट से हम लोगों ने बनाया है वेरिएबल और एक वर्ड से बनाया, जिसके अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग स्टोर करा है, ठीक। तो जो लेट से हम लोगों ने डिफाइन किया है वो जो होगा वो अनम्यूटेबल होगा, ठीक। उसको इम्यूटेबल होगा, ठीक। तो लेट्स जो हम लोगों ने डिफाइन किया होगा स्ट्रिंग को वो इम्यूटेबल होगा, ठीक। उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक। बट जो हम लोगों ने वैर से डिफाइन किया होगा उसको हम लोग अगेन असाइन भी कर पाएंगे, उसको चेंज भी कर पाएंगे और वो म्यूटेबल होगा। तो बेसिकली चेंज कर पाएंगे तो म्यूटेबल होगा ही। तो इसमें सिंगल लाइन अगर हमें स्ट्रिंग लिखना हो तो डायरेक्ट डबल कोटेशन यूज़ करते हैं, और मान लीजिए मल्टी लाइन हमें स्ट्रिंग लिखना हो तो हम लोग ट्रिपल कोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ पे 3 कोटेशन स्टार्ट किया और लास्ट में 3 कोटेशन दे दिया, उसके बीच जो भी लिखेंगे वो सारे स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होंगे, ठीक। इन स्पेस प्रीसीडिंग ईच लाइन इन योर मल्टी स्ट्रिंग लिटरल विल बी इग्नोर्ड इफ द अलाइंस विद द क्लोजिंग ऑफ कोटेशन मार्क, ठीक। तो बेसिकली जो भी अगर इसके अंदर आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया ट्रिपल कोटेशन के अंदर ही, जैसे कि यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा और उसके बाद आपने लिखा तो वो ऑटोमेटिक इग्नोर्ड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको रीड नहीं करेगा, वो इग्नोर मार देगा स्पेस को। तो यही होता है कि ट्रिपल कोटेशन यूज करने पे आपको ये सारी चिंता नहीं होती कि आगे स्पेस छूट गया या फिर पीछे बीच में स्पेस होगा तो वो उसको एज अ स्पेसिंग रीड करेगा। और डबल कोटेशन में भी अगर आप स्पेस देंगे तो वो स्पेस को भी रीड करेगा और उसको भी प्रिंट करेगा कंसोल में, ठीक। मल्टी लाइन लिटरल्स में कंटेंस डबल कोट, ठीक। जो मल्टी लाइन लिटरल्स होते हैं, या फिर आप ऐसा समझिए कि अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ठीक, तो उसके अंदर भी हम लोग डबल कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, डबल कोटेशन डायरेक्टली हम लोग यूज़ करें तो वो एज ए स्ट्रिंग ही उसको ट्रीट करेगा, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने ट्रिपल कोटेशन यूज़ किया, यहाँ पे डबल कोटेशन लगाया तो वो एज ए स्ट्रिंग ना हो। नॉर्मल चीज़ है कि उसके अंदर भी हम लोग डबल कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ बात आई हम लोगों को कि डबल कोटेशन के अंदर ही हमें डबल कोटेशन यूज़ करना है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए एक हम लोग नए चीज़ का यूज़ करेंगे, वो है एस्केप कैरेक्टर, ठीक, बैकस्लैश, ठीक। तो इसके थ्रू हम लोग शिफ्ट को ये बताएंगे कि बैकस्लैश के बाद जो भी आता है कैरेक्टर उसको एज अ स्पेशल ट्रीट किया जाए। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा तो हम लोगों ने लिया लेट ग्रीटिंग, ठीक। डबल कोटेशन से हम लोगों ने स्ट्रिंग स्टार्ट की, इट इज़ ट्रेडिशनल इन प्रोग्रामिंग टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड को हम लोगों को ऐसा एज ए डबल कोटेशन यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बैक स्लैश देंगे, उसके बाद डबल कोटेशन यूज़ करेंगे, ठीक। फिर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, फिर उसके अंदर उसके बाद एक हम लोगों ने वेरिएबल लिया, अगर हमें डबल कोटेशन के अंदर यूज़ करना हो तो हम लोग डायरेक्टली डबल कोटेशन से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद जहाँ पे भी हमें डबल कोटेशन शो करना होगा वहाँ पे हम लोग एक बैक स्लैश देंगे, ठीक। उसके बाद डबल कोटेशन यूज़ करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर एक बैक स्लैश देंगे जहाँ पे हमें डबल कोटेशन बंद करना होगा, उसके बाद डबल कोटेशन देंगे, और जस्ट उसके बाद पूरा स्ट्रिंग को बंद करने के लिए एक डबल कोटेशन देंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो हेलो वर्ल्ड है, ठीक, ये डबल कोटेशन में ही प्रिंट होकर आएगा कंसोल पर, ठीक। इसमें जो ये डबल कोटेशन आप लोग देख रहे हो, ठीक, ये डबल कोटेशन भी प्रिंट होगा। क्यों होगा डबल कोटेशन प्रिंट, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया, बैक स्लैश आया, इसकी वजह से ये डबल कोटेशन एज ए स्पेशल ट्रीट होगा, ठीक। ये इसको भी प्रिंट कर देगा।
तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे कि अगर बैक स्लैश के बाद हम लोग डबल कोटेशन यूज करें तो वो एज अ डबल कोट रीड करता है, ठीक। अगर सिंगल कोट का हम लोग यूज करें तो वो एज अ सिंगल कोट यूज करेगा। बैक स्लैश के बाद अगर डबल बैक स्लैश हो गया, यहाँ पे अगर आप लोग एक और बैक स्लैश यूज कर रहे हैं, डबल एक साथ कर रहे हैं बेसिकली, तो ये जो एक के बाद दूसरा वाला बैक स्लैश आ रहा है वो इसको एज अ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेगा और उसको भी डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, ठीक। अगर हम लोग बैक स्लैश के बाद टी यूज़ करें तो वो एज अ टैब उसको रीड करेगा और 4 स्पेस छोड़ देगा, ठीक। अगर बैक स्लैश के बाद एन यूज़ करें तो वो आपको नेक्स्ट लाइन पे वो नेविगेट कर देगा, ठीक। तो अब एम्प्टी स्ट्रिंग और इनिशियलाइज द स्ट्रिंग विदाउट एनी टेक्स्ट। अगर हमें कोई एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब इनिशियलाइज करनी हो जिसके अंदर कोई टेक्स्ट ना देना हो, बाद में हमें मॉडिफाई करना हो, या फिर हम लोग चाहते हो कि अभी एक स्ट्रिंग का कंटेनर बना ले, उसके बाद हम लोग को इनपुट लेंगे यूजर से, तो उसके लिए तो हमें एक सिंगल एम्प्टी उसके लिए तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि एक वेर नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर उसको डबल कोटेशन से हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक। तो क्या होगा कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्केटिनेशन और इंटरपोलेशन, ठीक। तो कॉन्केटिनेशन पहले देख लेते हैं कि कॉन्केटिनेशन क्या होता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि दो स्ट्रिंग को हमें कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर का। ये सिर्फ नंबर्स को ही नहीं जोड़ते बल्कि ये स्ट्रिंग को भी साथ में जोड़ती है। यूजिंग प्लस ऑपरेटर टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम अ मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, उसके बाद है एक स्ट्रिंग वर्ल्ड, और हमें दोनों को जोड़ना हो तो डायरेक्टली स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को ऐड ऑपरेटर के साथ यूज़ कर लेंगे, तो ये एक ऐड करके स्टोर कर देगा माई स्ट्रिंग, ठीक। तो एक ये तरीका, और दूसरा तरीका ऐसा है कि अगर वेरिएबल जो है, अगर स्ट्रिंग का वेरिएबल ये जो है ये कांस्टेंट ना होकर ये वेरिएबल हो, टेक कंटेनर, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, इजीली डायरेक्ट हम लोग इसको ही बदल सकते हैं, ठीक। क्योंकि लेट रहेगा तो वो तो मॉडिफाई होगा नहीं, अगर वेर होगा तो वो इजीली हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि एक जो माई स्ट्रिंग है वेरिएबल, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे वर्ल्ड को, ठीक। तो माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग प्लस वर्ल्ड, ठीक। तो क्या होगा कि माई स्ट्रिंग के अंदर ही माई स्ट्रिंग जो अभी प्रेजेंट में वैल्यू है उसके अंदर एक और स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा वर्ल्ड, ठीक। तभी जो हमारा माई स्ट्रिंग है वो है हेलो, और उसमें वर्ल्ड ऐड हो जाएगा तो टोटल बन जाएगा हेलो वर्ल्ड, और वो जाके असाइन हो जाएगा इसको माई स्ट्रिंग को, ठीक। और तो एक और तरीका है ऐड करने का, जैसे कि आपने ऑपरेटर में पढ़ा होगा प्लस इक्वल टू का यूज़ कैसे होता है। सेम जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि माई स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू हेलो। तो माई स्ट्रिंग जो है उसको असाइन हो जाएगा माई स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है प्लस हेलो, ठीक। तो माई स्ट्रिंग में अभी जो वैल्यू है वो है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने वर्ल्ड जोड़ दिया हेलो में, तो अभी जो वैल्यू कैरी कर रहा है माई स्ट्रिंग वो है हेलो वर्ल्ड, ठीक। और इसमें हमें प्लस करना है, ठीक। पहले प्लस करना है हेलो को, ठीक। हम लोग प्लस करेंगे हेलो तो ये जाकर लास्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा पीछे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है इक्वल टू का ऑप्शन, तो ये जो है ये असाइन हो जाएगा माई स्ट्रिंग को, ठीक। तो टोटल क्या बन जाएगा हेलो वर्ल्ड हेलो।
ये जो लास्ट में मैंने इसलिए ये लगा रखा है ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो कि ये जो हेलो है ये लास्ट में जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये पहले हम लोग असाइन कर चुके हैं माई स्ट्रिंग को, और फिर उसके बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं इस वाले हेलो को, ठीक। तो ये हेलो लास्ट में ही जाएगा, ठीक। इन सिंगल लाइन स्ट्रिंग ऑल्सो प्रिंट स्पेस, ठीक। सिंगल लाइन में देखिए यहाँ पे मैंने एक स्पेस छोड़ रखा है ताकि यहाँ पे हम लोगों को एक एस्थेटिक लुक मिल सके, ठीक। वरना हेलो वर्ल्ड दोनों मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक। तो सिंगल लाइन वाले में हम लोग ये बीच में ट्रिपल कोटेशन वाले में भी ये स्पेस प्रिंट होते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं। चेकिंग स्ट्रिंग इज एम्प्टी, ठीक। अगर हमें चेक करना हो कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, वो है इज एम्प्टी, ठीक। जो कि क्या रिटर्न करता है? बुलियन। बुलियन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? अगर मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बनाया, वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग, वेयर माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू नथिंग, ठीक, नल। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? इफ़ माई स्ट्रिंग इज एम्प्टी, ठीक। क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, डॉट से, और अगर वही मेथड हुआ, फंक्शन हुआ, तो उसके लास्ट में पैरेंथेसिस लगा देते। तो ये प्रॉपर्टी है, तो इज एम्प्टी लिखेंगे और जो भी आपका वेरिएबल का नेम है, ठीक, उसके साथ हम लोग इज एम्प्टी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और वो रिटर्न क्या करेगा? बुलियन वैल्यू, ठीक। तो ये जो इफ़ है ये तभी रन होगा जब ये ट्रू होगा, ठीक। फॉल्स होगा तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट उसके बाद ये चला जाएगा रीड करने के लिए, कंपेल। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि माई स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, जो हमारा स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी है तो इसके अंदर आएगा और क्या करेगा? प्रिंट कर देगा द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। और अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने एल्स कंडीशन ही नहीं लगा रखा है। तो एज यू माइट एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर ऑफ टाइप कैरेक्टर्स। तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर से मिलके बना है, और कैरेक्टर्स जो है वो एक अलग ही डेटा टाइप है कैरेक्टर, ठीक। बट मोस्टली जो रियल लाइफ है उसमें कैरेक्टर बहुत कम जगह यूज होता है। हम लोग ज़्यादातर डील स्ट्रिंग से ही करते हैं, ठीक। जो मोर कॉमन यूज होता है प्रोग्रामिंग में वो होता है स्ट्रिंग। कैरेक्टर से हम लोगों को बहुत कम ही होता है, इसलिए स्विफ्ट लैंग्वेज जो है वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट डबल कोटेशन के अंदर जो भी होगा वो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में ट्रीट करता है उन सारी चीज़ों को। अगर डबल कैरेक्टर, यहाँ तक कि डबल कोटेशन में अगर कोई सिंगल कैरेक्टर भी लिखा हुआ हो उसको भी एज अ स्ट्रिंग ही वो ट्रीट करता है स्विफ्ट, जब तक कि हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली ये डिफाइन ना करें कि ये एक कैरेक्टर है, ठीक। जैसे कि आप सेकंड लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं कि लेट बी कैरेक्टर इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ये इसको एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा स्विफ्ट, ठीक। तो आगे चलते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्विफ्ट जो है वो एक सिंटेक्स प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये इंक्लूजन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल एंड एक्सप्रेशन, मतलब ये बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर ही वो सारे कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल, एक्सप्रेशन को मर्ज कर सकता है, इंक्लूज कर सकता है, ठीक। इट इज़ अलाउड टू इजीली कंबाइन मैनी वैल्यूज इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, कांस्टेंट और वेरिएबल। स्ट्रिंग जो भी हो, कांस्टेंट या वेरिएबल, उसके अंदर हम लोग ईजिली ये सारी चीज़ों का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक। विदाउट इंटरपोलेशन वी नीड टू कन्वर्ट एवरी टू अ स्ट्रिंग मैन्युअली। अगर मान लीजिए आपके पास एक इंटीजर है, तो अगर उससे आप शो करना चाहते हैं तो आपको उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप शो करेंगे, ठीक।
बट इंटरपोलेशन एक ऐसा मेथड कह सकते हैं, ऐसा सिंटैक्स कह सकते हैं जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम लोग इसलिए बिना सारी चीज़ों वेरिएबल को और बिना सारे वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में चेंज किए हम लोग डायरेक्टली उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इंक्लूजन होता है कांस्टेंट वेरिएबल लिटरल एक्सप्रेशन का। तो मान लीजिए कि आपके पास कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू है 3.14 और आपको इसको शो करना है, तो और वो भी स्ट्रिंग के साथ, तो आपको इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको स्ट्रिंग में ऐड करेंगे और उसको शो करेंगे। बट यहाँ पे एक और तरीका है इंटरपोलेशन का, जिसके थ्रू हम लोग विदाउट कन्वर्टिंग दी इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यूज इन स्ट्रिंग हम लोग डायरेक्ट ये शो कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर ही हम लोग इसको शो कर सकते हैं। जैसे कि द वैल्यू ऑफ पाई इज बैकस्लैश पैरेंथेसिस पाई, ठीक। तो बैकस्लैश के बाद अगर पैरेंथेसिस में हम अगर किसी वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ करें तो उसका डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे वो शो करता है, ठीक। और मान लीजिए अगर कोई वेरिएबल है उसको हम लोगों को एज अ स्ट्रिंग में हमें यूज़ करना हो तो उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट नेम है उसमें एक क्या कहते हैं, हम लोगों ने नाम स्टोर किया हुआ है सारा, और हमें मान लीजिए कि उसका उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे शो करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास वैसे तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, नाम है, तो यहाँ पे आप शो कर देंगे मान लीजिए, बट आप इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ठीक, और उसको यहाँ पे दिखाना हो तो वो तो आपको पता नहीं है कि यूज़र क्या डालेगा क्या नहीं डालेगा, ठीक। इन्फिनाइट यहाँ पे वैल्यूज हो सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इस वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे और इनपुट ले लेंगे यूज़र से। वो जो भी इस वेरिएबल को इनपुट देगा उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करा लेंगे, ठीक। तो ये एक तरीका इंटरपोलेशन का बहुत अच्छा यूज है। उसके बाद लिटरल्स, मान लीजिए आपके पास एक्चुअल वैल्यूज है इंटीजर में और आपको स्ट्रिंग में उसे शो कराना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यूज़ को ऐसे पैरेंथेसिस में बैकस्लैश के बाद यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई स्कोर्ड 95 ऑन द टेस्ट, ठीक। तो बैकस्लैश यूज़ किया, उसके अंदर कोटेशन में इंटीजर लिखा, तो भी उसको एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे यूज किया है स्विफ्ट ने, ठीक। एक्सप्रेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि a+b बैकस्लैश के बाद पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट करके ऐड करके आपको इन स्ट्रिंग वो दे देगा, ठीक। मल्टीपल वेरिएबल इनटू वन स्ट्रिंग, मान लीजिए आपको मल्टीपल वेरिएबल यूज़ करना हो वन स्ट्रिंग में तो कैसे यूज़ करेंगे, बैकस्लैश वही अगेन, उसके बाद पैरेंथेसिस में वेरिएबल का नाम और कांस्टेंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे और उसको डबल कोटेशन के अंदर बंद कर देंगे, हो गया इजी। और मान लीजिए मैंने वैल्यूज़ है तो उसको डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ यूज़ करनी है तो आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखिए। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने मान लीजिए अगर आपको बहुत सारे वैल्यूज़ दिखाने हैं तो इन सिटी डायरेक्ट आपने ये यूज़ किया तो डायरेक्ट सिटी का नाम दे देगा पेरिज। अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम यूज़ किया तो डायरेक्ट आपको दे देगा वैल्यू उसकी और द ईयर में आपको ईयर की वैल्यू दे देगा। हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर, यहाँ पे आपको टेम्परेचर की वैल्यू दे देगा। वैसे ही आप लोग एक्सप्रेशन के साथ भी कर सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट वही बैकस्लैश का ही हर जगह यूज है जहाँ पे भी हमें डायरेक्ट किसी चीज़ को एक्सेस करना है इन अ स्ट्रिंग, ठीक। Inserting the raw value of a constant or a variable into a string by preceding the name with backslash and wrapping the name in parenthesis. Example,
लेट नेम इज इक्वल टू नितिन, लेट एज इक्वल टू 22। और अगर हम इसको प्रिंट करें बैकस्लैश नेम एज बैकस्लैश एज ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे ये जो है ये ऐसे प्रिंट नहीं करेगा, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक। तो ये आएगा नितिन एज, यहाँ पे एज की जगह एज की वैल्यू आएगी 22, नितिन एज 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक। रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज स्ट्रिंग। ऑफ कोर्स अगर हम लोग इंटरपोलेशन कर रहे हैं और डबल कोटेशन के अंदर ही है वो सारी चीज़ें, तो वो ऑफ कोर्स स्ट्रिंग ही होगी, उसका रिजल्ट भी जो भी होगा वो स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक। जब तक कि हम लोग उसको टाइप कास्ट ना कर दे ऑब्वियसली। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग इक्वालिटी क्या होती है और स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या होता है। एज विथ नंबर चेक फॉर इक्वालिटी बिटवीन टू स्ट्रिंग। जैसे कि हम लोग नंबर्स में इक्वलिटी चेक करते हैं, वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग में भी चेक कर सकते हैं। ये डबल इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करके, ठीक। डबल इक्वल टू यूज़ हम लोग मैथ में भी करते हैं, ऑफ कोर्स कोडिंग में ही, क्योंकि नॉर्मल मैथ में तो इक्वल टू से ही हो जाता है, बट कोडिंग में क्या होता है कि सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइन के लिए यूज होता है, इसलिए हम लोग डबल इक्वल टू यूज करते हैं इक्वालिटी चेकिंग के लिए, ठीक। तो हम लोग मैथ न्यूमेरिक वैल्यूज़ की भी इक्वलिटी चेक करने के लिए ये यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग में भी स्ट्रिंग को भी चेक करना है इक्वलिटी, तो हम लोग यही डबल इक्वलिटी का ऑपरेटर जो है वही चेक करेंगे, उसी से चेक कर लेंगे, ठीक। अपर केस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर लोअर केस कंपार्टमेंट। अपर केस कैरेक्टर आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर लोअर केस काउंटर पार्ट्स, ठीक। जैसे कि मैंने बताया था कि जो कैपिटल ए होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल है, ठीक। दोनों की जो यूनिकोड वैल्यूज होती हैं वो दोनों की अलग अलग होती हैं, ठीक। तो ऐसा हम लोग कभी ट्रीट नहीं करेंगे कि ये दोनों सेम है, ठीक। अपर केस और लोअर केस इसमें अलग अलग होता है, उसी को हम लोग केस सेंसिटिव कहते हैं, ठीक। द स्ट्रिंग हैव सम वैल्यूज ऑफ द केस ऑफ इट्स कैरेक्टर आल्सो मैचेस, ठीक। द स्ट्रिंग हैव सम वैल्यूज क्यों पढ़ रहा हूँ मैं बार-बार। दोनों स्ट्रिंग की द स्ट्रिंग हैव सेम वैल्यूज इफ द केस द स्ट्रिंग हैव सेम वैल्यू इफ द केस ऑफ ईच कैरेक्टर आल्सो मैचेस। अगर दो स्ट्रिंग है और दोनों के सारे कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तो दोनों स्ट्रिंग वैल्यू जो होगी वो दोनों की सेम होगी, और यही जो है वो केस सेंसिटिव मान जाती है, ठीक। दोनों की दोनों एग्जैक्ट रेप्लिका होनी चाहिए, हर एक कैरेक्टर मैच होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, ठीक। अगर नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं इक्वलिटी चेकिंग का, कि एक मंथ है जिसमें कि कैपिटल जैसे जनवरी स्टार्ट है, ठीक। एक अनदर मंथ है जिसमें कैपिटल जैसे ही जनवरी स्टार्ट है, बट एक अनदर मंथ है जो कि लोअर केस में है जिसमें जनवरी ही स्टार्ट है, बट उसके सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में है, बट इन दोनों में जो है जे कैपिटल में है और बाकी सारे स्मॉल में। तो एक काम करेंगे, एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और उससे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये दोनों मंथ सेम है और क्या ये नहीं है, ठीक। यहाँ पे पहले ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि डबल इक्वल टू है, तो अगर दोनों बराबर होंगे, ये जो मंथ है और ये जो अदर मंथ है दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक।
ये रिटर्न करेगा ट्रू। और जब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रिटर्न करे, ठीक, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करे, तभी जो ये इफ़ स्टेटमेंट है इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो रन होगा, ठीक। तो बेसिकली पहले इसका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही ये प्रिंट करेगा, ठीक। तो पहले देख लेते हैं कि ट्रू है कि नहीं। मान लीजिए ये मंथ जो है वो, मान लीजिए ये जनवरी, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो जनवरी और अनदर मंथ ये भी जनवरी, तो एक एक कैरेक्टर मैच करते हैं। पहला जे कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, फिर उसके बाद ए स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है, इसके बाद एन आता है, इसमें भी एन है, दोनों कैपिटल सॉरी स्मॉल है, इसके बाद यू, इसमें भी यू है, दोनों स्मॉल है, फिर ए, फिर आर, फिर वाई, सारे के सारे स्मॉल है, ठीक। तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक। केस सेंसिटिव हम लोगों ने देख लिया, दोनों के दोनों इक्वल हैं, सारे कैरेक्टर इक्वल हैं। तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू। तो इफ़ जो स्टेटमेंट है वो रन होगा और इसके अंदर क्या है, प्रिंट दे आर द सेम। तो ये जो पहला लाइन होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा इफ़ स्टेटमेंट चलेगा, इसके बाद हम लोग फिर से चेक करेंगे और इस बार ये नॉट इक्वल टू होता है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये होता है नॉट इक्वल टू, ठीक। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। इक्वल नहीं है मतलब इक्वल नहीं है तो ट्रू देगा, ठीक। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये कब ट्रू देगा, जब इक्वल नहीं होगा, ठीक। क्योंकि ये कह रहा है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। ये कह रहा है इक्वल होना चाहिए तब ट्रू दो, और ये कह रहा है कि इक्वल नहीं है तब ट्रू दो। तो इसमें जो लिखा हुआ है मंथ और लोअर मंथ, ठीक। देखते हैं मंथ में जो है वो कैपिटल जैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक। और जो लोअर मंथ है उसमें स्मॉल जैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो हमें तो पहला वर्ड ही जो है वो मिल गया कि इक्वल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि मंथ जो है वो लोअर मंथ के बराबर नहीं है। ये स्टेटमेंट, ये ऑपरेटर जो है वो नहीं कहा होता है, ठीक। तो मंथ और लोअर मंथ आपस में बराबर नहीं है, और ये सच भी है कि ये जो मंथ है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ये जो लोअर मंथ है ये स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये जो ऑपरेटर है वो भी यही कह रहा है कि मंथ और लोअर मंथ इक्वल नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, बिल्कुल सही, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट है वो रन होगा और उसके बाद ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट होगा दे आर नॉट सेम, क्योंकि ये और ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। फॉर इग्नोरिंग द कैपिटलाइजेशन, मान लीजिए आपको ये नहीं देखना है कि कैपिटल है या स्मॉल है, बस आपको देखना है कि सेम वर्ड है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने इनपुट लिया किसी का नाम और फिर आप मैच कर रहे हैं कि वो डाटाबेस में है कि नहीं है। मान लीजिए किसी ने डाला नितिन, तो आप चेक कर रहे हैं कि नितिन है कि नहीं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल में उसने इनपुट दिया है या फिर स्मॉल में दिया है, बट बस नेम सेम होना चाहिए, ठीक। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड है लोअर केस करके, ठीक, और सेम टू सेम अपर केस होता है, ठीक। तो लोअर केस का देख लेते हैं कि कैसे होता है, अपर केस सेम ही होता है, ठीक। तो लोअर केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड लेटर होते हैं स्ट्रिंग, उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं लोअर केस में, ठीक। सारे के सारे जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे वो लोअर केस में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कांस्टेंट है नेम जिमी यादव, ठीक। ऑफ कोर्स नाम थोड़ा अजीब है बट अभी इस पर फोकस नहीं करते हैं। जिमी यादव है, उसका हमने क्या किया कि नेम डॉट लोअर केस और इसके बाद पैरेंथेसिस, क्योंकि मेथड है। तो ये जो मेथड है हमने यूज़ किया है इस वेरिएबल के साथ, ये जो जिमी है, जिमी यादव, उसके सारे जो लेटर्स हैं कैरेक्टर्स हैं उसको स्मॉल कर देगा, ठीक। और यहाँ पे है डबल इक्वल टू का ऑपरेटर, ठीक। तो ये चेक करेगा कि ये जो जिमी यादव यहाँ पे है वो उसके बराबर है कि नहीं।
तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है जिमी यादव, उसके बाद भी आप यहाँ पे देखिएगा तो डॉट लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है लोअर केस, तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी लोअर केस हो गया, ये भी लोअर केस हो गया। अब दोनों का देखेंगे तो क्या देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे इंडेक्स वाइज कि इसका 0 इंडेक्स पे और इसका 0 इंडेक्स पे दोनों का सेम है कि नहीं कैरेक्टर, क्योंकि दोनों स्मॉल है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, स्मॉल और कैपिटल का तो देखना ही नहीं है हमें, तो बस हमें इंडेक्सिंग पे कैरेक्टर मैच कराने होंगे, ठीक। तो ये दोनों इसमें इस केस में सेम आएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा कि दिस टू नेम आर इक्वल्स, ठीक। ऑल्सो यूज लोअर केस काउंटर पार्ट अपर केस, तो जैसे लोअर केस होता है वैसे ही अपर केस को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि स्ट्रिंग को हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर लिया और इक्वलिटी चेक कर लिया, ठीक है। सेम टू सेम ही होता है, हम लोग जब कोड करेंगे तो दोनों का देख लेंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं, वांट टू मैच द बिगनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए कि हमें सिर्फ देखना हो कि स्ट्रिंग का जो लास्ट में है और शुरू में है उसका जो है उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आपको देखना है कि लास्ट में क्या है, ये है कि नहीं है, ठीक। यहाँ पे दो मेथड है, ठीक। हैज सफिक्स, हैज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो है वो ये बताता है कि आपका जो स्ट्रिंग है उसके आगे ये है या नहीं। ये भी एक तरह का आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो मेथड है वो बुलियन रिटर्न करता है, ठीक। यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ठीक, 0 और 1। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि है कि दिस मैसेज आर ऑल्सो केस सेंसिटिव, ठीक। ये जो मैसेज है ये भी केस सेंसिटिव ही होता है, ठीक। अगर मान लीजिए कि कैपिटल हुआ ये स्मॉल हुआ तो ऑफ कोर्स फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है ग्रीटिंग जिसके अंदर स्टोर्ड है हेलो वर्ल्ड, ठीक। और हम लोग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है इसमें वो इंक्लूडेड है या नहीं, कैरी करता है या नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ग्रीटिंग कांस्टेंट के बाद डॉट से हम लोग उसे कॉल करेंगे और हैज प्रीफिक्स और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी सब स्ट्रिंग हमें चेक करना होगा उसको हम लोग पुट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हेलो, तो हेलो अगर इस सफिक्स इस स्ट्रिंग में एज ए प्रीफिक्स होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। और मान लीजिए ये हेलो जो है वो है बट वो लास्ट में है तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये प्रीफिक्स के लिए वो ट्राई कर रहा है, सफिक्स के लिए नहीं। तो हम लोगों ने प्रीफिक्स में डाला है तो ये जो स्ट्रिंग है उसके आगे के पार्ट को ही देगा, ठीक, पीछे नहीं जाएगा, ठीक। तो ये प्रीफिक्स में ट्रू रिटर्न करेगा, है सफिक्स में वर्ड लास्ट में तो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे ये केस सेंसिटिव भी होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे जो वर्ड है इसमें डब्लू जो है वो स्मॉल है, इसमें बड़ा है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक। Want to check if one string somewhere within another string। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो सब स्ट्रिंग है वो किसी स्ट्रिंग में है या नहीं है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, हाय राहुल माय नेम इज सूरज, ठीक। तो इसमें आपको कोई सब स्ट्रिंग देखना है कि ये कैरी करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक मेथड कंटेन, ठीक, कंटेंस, ठीक। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कंटेन कर रहा है कि नहीं सब स्ट्रिंग। तो जैसे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है ग्रीटिंग का, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इफ़ ग्रीटिंग डॉट कंटेंस, उसके अंदर हम लोग अपना सब स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक, माय नेम इज। अगर इस ग्रीटिंग के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने जो यूज किया है उस ग्रीटिंग के अंदर ये जो हम लोगों ने सब स्ट्रिंग पास किए अगर वो होगा तो ये इफ़ स्टेटमेंट चलेगा, यानी ये ट्रू रिटर्न करेगा। डायरेक्ट हम लोग इसको प्रिंट भी करा सकते हैं ट्रू में, तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। या फिर ये एक और मेथड है इफ़, जिसके थ्रू भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं कि ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट कर दो, अगर नहीं हुआ तो प्रिंट मत करो। तो ये जो है माय नेम इज, तो यहाँ पे माय नेम इज है तो ये ट्रू हुआ और ट्रू हुआ तो ये इफ़ स्टेटमेंट चलेगी।
तो इसके बाद ये प्रिंट कर देगा मेकिंग एन इंट्रोडक्शन, ठीक। तो since string is a collection of characters, its length is equal to the number of character। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर से ही मिलकर बना हुआ है, तो जितने भी कैरेक्टर होंगे उतना ही हमारे स्ट्रिंग का साइज होगा, लेंथ होगा, ठीक। द साइज ऑफ एनी कलेक्शन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द काउंट प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है स्विफ्ट में काउंट्स करके, वो क्या करेगा कि डायरेक्ट आपके स्ट्रिंग का काउंट करके लेंथ वो आपको रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एक नेम है कांस्टेंट और एक है काउंट, ठीक। तो काउंट में हम लोग काउंट कांस्टेंट जो है उसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, इसकी जो जितनी भी लेंथ है उसको हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, काउंट में, ठीक। तो इसको कैसे काउंट में स्टोर करेंगे इसकी लेंथ, अब ऐसा लूप चला के वैसे हम लोग कर सकते हैं, बट हमें इनबिल्ट एक मेथड मिल रहा है, उसी का हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, ठीक। सॉरी मेथड नहीं, प्रॉपर्टी है। तो हम लोग सिर्फ डॉट से इसे कॉल करेंगे और स्ट्रिंग जहाँ भी स्टोर होगा, ठीक, या फिर डायरेक्ट स्ट्रिंग के ही लास्ट में लगा देंगे, तो वो आपको रिटर्न कर देगा उसकी लेंथ और उसकी साइज, ठीक। तो यहाँ पे नेम जो कांस्टेंट है, जस्ट उसके बाद डॉट काउंट लगा और ये इसको काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा, जो कि इसमें हम लोगों ने स्टोर कर दिया, ठीक, काउंट कांस्टेंट में। और जैसे कि मैंने बताया था कि डबल कोटेशन में अगर स्पेस हो तो वो भी काउंट होता है, तो इसके अंदर स्पेस भी है, वो भी इंक्लूडेड है काउंट में, ठीक। तो यहाँ पे आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 और स्पेस 5 6 7 8 9 और 10, ठीक, पूरे 10। और इसका यूज आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि एक नया पासवर्ड बनाना तो डायरेक्ट न्यू पासवर्ड डॉट काउंट कर देंगे और उसको लेस देन 8 कर देंगे कि अगर वो उससे 8 से छोटा है तो ये स्टेटमेंट चलेगी। और यहाँ पे पासवर्ड जो है आप इनपुट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट 1 2 3 4 लिया है, तो ये जो 1 2 3 4 है वो 8 से तो ऑफकोर्स छोटा है, तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है वो रन होगी और ये प्रिंट हो जाएगा कि दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट, पासवर्ड शुड हैव एट लीस्ट 8 कैरेक्टर, ठीक। यूज द स्विच स्टेटमेंट टू पैटर्न मैच मल्टीपल वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स, ठीक। तो हम लोग स्विच का भी यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट का, जैसे कि अगर मान लीजिए, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एक इनपुट लेंगे यूजर से, यहाँ पे तो हम लोगों ने ऐसे ही बेसिक की ले रखा है, बट आप इनपुट लेना आपको आता है तो आप डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं और उसको आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि वो जो इनपुट है या फिर वो जो कैरेक्टर है वो वॉवेल है या फिर नहीं है, ठीक, या फिर वॉवेल है या कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे है जहाँ पे सम कैर, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल है उसको लिया और इसको पास कर दिया, स्विच स्टेटमेंट है। और एक केस बनाया कि AEIOU इनमें से जो भी कैरेक्टर आएगा वो तो प्रिंट कर दो वो वॉवेल है, या फिर डिफ़ॉल्ट में हम लोग ले लेंगे कि वो वॉवेल नहीं है या फिर कांस्टेंट है, ठीक। तो ई जो है वो यहाँ इस केस में लाई करता है, तो ये प्रिंट हो जाएगा सम कैर, यानी सम कैर तो प्रिंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ई जब वॉवेल, ठीक, इजी। और कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, जैसे कि नाम से क्लियर हो जा रहा है कि स्टार्टिंग का इंडेक्स दे देगा, लास्ट का इंडेक्स दे देगा, कि 0 दे देगा, ये अगर स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ है -1 दे देगा, क्योंकि लेंथ जितनी होती है उससे कम ही होता है इंडेक्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स बिफोर, आफ्टर, ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है तो बिल्कुल अगला जो वीडियो आएगा वो कोडिंग पे रिलेटेड होगा, तो हम लोग कोड करके सारी चीज़ें
अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इन सारी प्रॉपर्टी का यूज करके भी देखेंगे। ठीक, यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है? स्विफ्ट का जो स्ट्रिंग है वो इंटरनेशनल कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ही लाई करता है, जो कि यूनिकोड है। वही डिफाइन करता है कि जो भी लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, उसमें उसमें ऑलमोस्ट 1,28,000 डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज होते हैं अक्रॉस द मल्टी लैंग्वेज। ठीक, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, होते हैं, इमोजीज होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ये जो है यूनिकोड ही डिफाइन करती है। इनको एक स्पेशल यूनिकोड मिलता है, जिसके कारण स्विफ्ट जो है वो इजली इनको आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक, जैसे कि कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, तो ये सारी लैंग्वेज कैरेक्टर्स के यूनिकोड होते हैं, जो कि जिसके अंदर ही स्ट्रिंग स्विफ्ट का एधीर है। ठीक, यूनिकोड सपोर्ट्स टेक्स्ट दैट रीड राइट टू लेफ्ट, जैसे कि उर्दू आप जानते होंगे कि राइट से लेफ्ट ही पढ़ा जाता है, तो ऐसे भी लैंग्वेज जो भी है वो सपोर्ट करता है यूनिकोड। ठीक, एज वेल लेफ्ट टू राइट। ठीक, हिंदी इंग्लिश ये सारे तो लेफ्ट से ही राइट पढ़ा जाता है। स्विफ्ट Shift ensure that you can work with Unicode characters conveniently so that Shift ensure that you can work with Unicode characters conveniently so that ये जो ई है और ये ई है, ई के ऊपर एक हल्का सा आपको एक हाइफन दिख रहा होगा, ये जो दोनों अलग अलग ही हैं। और ये जो इमोजी ऑफ कोर्स मैंने बहुत गंदा बना रखा है, बट ये जो इमोजी है इसको एज अ सिंगल कैरेक्टर ही वो इसको स्विफ्ट जो है वो एज अ सिंगल कैरेक्टर ही समझे, ये इंश्योर करता है यूनिकोड। ठीक, क्योंकि ये जो ई है ये तो एक कैरेक्टर दिख रहा होगा आपको, लेंथ इसका एक है, बट ये जो ई है ये दो कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। एक ई नीचे जो ई है वो, और एक जो ऊपर सिंबल दिख रहा है वो, और ये जो इमोजी है ये भी बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, एक गोल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इसको एज अ वन कैरेक्टर लिया जाए और उसकी लेंथ एक हो, ये यूनिकोड के अंदर आता है। ठीक, तो यूनिकोड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि तो बस यही छोटा सा टॉपिक था स्ट्रिंग का बेसिक। और आपको और डीप में पढ़ना है तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, स्विफ्ट का ही है डॉक्यूमेंटेशन, आप जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं वहाँ पे। बट बेसिक जो यूज होगा डेली लाइफ में, डेली कोडिंग में, वो इतना ही बेसिक है। ठीक, इसके अलावा अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि और डीपली पढ़ना है तो मैं एक लिंक दे दूँगा स्विफ्ट का ही, आप जाके वहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज का समरी में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हेन यू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग हाउ डू यू सेट दी इनिशियल वैल्यू। ठीक, तो आपने आंसर सोच लिया होगा कि इसका आंसर जो है वो होगा सी, बट बिल्कुल गलत, सी नहीं होगा इसका इसका आंसर होगा बी। ठीक, विद अ स्ट्रिंग लिटरल। ऑफ कोर्स मैंने सबसे पहले यही बताया था कि डबल कोटेशन के अंदर आप बस कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिख दो, वो स्ट्रिंग बन गया, इनिशियलाइज हो गया वैल्यू। उसके बाद आता है टू कंपेयर टू स्ट्रिंग हाउ डू यू चेक फॉर इक्वलिटी। दो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए आप, इक्वलिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक, ऑफ कोर्स आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका जो आंसर है वो डी नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोग डबल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक, क्योंकि और कोई सेंस नहीं बनाता ना, क्योंकि लिटरल से हम लोग कहाँ इक्वलिटी चेक करते हैं, इंडेक्सिंग से एक एक करके चेक करते हैं, बट इंडेक्सिंग कोई वो इक्वलिटी चेक करने का थोड़ी हुआ। ठीक,
और विद लोअर केस। आपको लग रहा होगा कि लोअर केस से चेक करते हैं, नहीं, लोअर केस जो है वो केस सेंसिटिव को हटाने के लिए होता है कि हम लोग केस सेंसिटिव जो है वो उसको ओवरकम कर पाएँ और हम लोग मेनली जो है वो कैरेक्टर पे फोकस कर पाएँ। बट जहाँ कंपैरिजन की बात आएगी वहाँ पे डबल इक्वल टू ही आएगा, ठीक, हमेशा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू ये सारे भी होती है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग इक्वलिटी चेक हो रही है ना, इसलिए इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल टू ही आएगा, ठीक। भले कंपेयर के लिए ना आए बट इक्वलिटी जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे डबल इक्वल टू ही आएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द फ्लोइंग कोड व्हाट इज द रिजल्ट टाइप ऑफ ऑक्स, ठीक। तो यहाँ पे कांस्टेंट है ओ, यहाँ पे उसकी वैल्यू है कैरेक्टर में ओ, कैपिटल ओ, और यहाँ पे एक एक्स कैरेक्टर है, वहाँ यहाँ पे वैल्यू है कैरेक्टर में ही स्मॉल एक्स, और एक नया कांस्टेंट है जो कि टाइप कास्ट किया गया है ओ को स्ट्रिंग में, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको एक ओ एक्स में असाइन किया गया। तो ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रिंग ही हो गया, जबकि दो स्ट्रिंग को ये कैरी कर रहा है तो ये भी स्ट्रिंग ही हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिजल्टिंग टाइप ऑफ ओ एक्स, टाइप ऑफ ओ एक्स, टाइप पूछ रहा है। तो आपको आंसर मिल गया होगा, आप सोच रहे होंगे डी होगा, बट ऑफ कोर्स डी नहीं होगा, क्योंकि हमें ये प्रिंट नहीं करना, हमें बताना टाइप, और टाइप जो होगा वो होगा सी, स्ट्रिंग टाइप होगा, क्योंकि ये दो स्ट्रिंग है, दोनों को मर्ज करेंगे तो स्ट्रिंग ही बनेगा, ठीक। गिवन द फ्लोइंग कोड व्हाट इज द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ मैथ एक्सप्रेशन। तो मैथ एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू जो है वो 5 है, एम की 3 है, एक्स की 5 है, और मैथ एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर एक स्ट्रिंग है जो कि लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स फुल स्टॉप 20 इज इक्वल टू बैकस्लैश पैरेंथेसिस में एम है, तो यानी यहाँ पे एम नहीं आएगा, इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में बी है तो बी नहीं आएगा, 5 आएगा। तो एम में 3 है और बी में 5 है, तो हम लोग डायरेक्टली देखेंगे एम की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, नहीं, हमें देखना है कि एम की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका आंसर होगा सॉरी ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज दी फ्लोइंग एक्सप्रेशन रिटर्न फॉल्स। ये जो है नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ एक्सप्रेशन, ये फॉल्स रिटर्न क्यों कर रहा है, हमें ये बताना। तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सी है इसमें वो कैपिटल है और इसमें जो है वो स्मॉल है, इसी कारण। तो ऑप्शन देखते हैं, इट डज नॉट द एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू, नहीं, ट्रू तो रिटर्न नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ये कैपिटल है, केस सेंसिटिव होता है स्ट्रिंग, एंड अपर केस कैरेक्टर एंड लोअर केस कैरेक्टर आर नॉट द सेम थिंग्स। हाँ, ये मुझे सही लग रहा है, बी सी क्या है, बिकॉज डबल इक्वल टू इज रॉन्ग ऑपरेटर्स फॉर स्ट्रिंग इक्वलिटी, नहीं, ये तो गलत है, सी वाला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इवाक्यूट के बारे में समझे, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो होगा फंक्शन पर, ठीक। थैंक यू।